जो मेक इन इंडिया है या जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, या हमारे देश की इकोनॉमी के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उन सब की ग्रोथ पे फोकस किया गया है। अब जब बात करें हम शेयर मार्केट से इसके लिंक की, तो बजट से पहले शेयर मार्केट ने थोड़ी बहुत रैली दी थी, बट उतनी रैली नहीं दी थी जो एक बहुत एंटिसिपेटेड थी। और उसका कारण ये भी है कि मार्केट पिछले 1.5 साल से सिंगल साइड चला है और काफी ज्यादा चला है। वैल्यूएशंस इतने सस्ते नहीं है इस वक्त मार्केट के कि पिछले साल जितना गेन दोबारा इस साल दिख जाए। एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबली बहुत ज्यादा डिफरेंट इस वक्त डायनामिक्स चल रहे हैं। नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो इस साल में 15 से 20% की गिरावट उसमें इस कैलेंडर ईयर में आई है, क्योंकि फेसबुक ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए, नेटफ्लिक्स ने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। सेकेंडली, इंटरेस्ट रेट हाइक जो एक यूएस फेड करने जा रहा है, उस पे जहां पहले बात थी कि 2022 तक करेगा ही नहीं, वहां अब 3, 4, 5 और बैंक ऑफ अमेरिका ने तो 7 रेट हाइक की बात करी है। तो एकदम से जो 10 ईयर यील्ड है यूएस यूएस का, वो जंप करके 1.9% क्रॉस कर गया है। क्रूड 92 डॉलर बैरल आ गया है। मतलब ये सारी चीजें ऐसी है जो रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पिछले 2 साल का, 3 साल का, 2.5 साल का, राइट। यूक्रेन में इस वक्त बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है कि वहां पे स्पेकुलेशंस हैं कि रशिया इन्वेड कर सकता है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यूक्रेन। सो 4-5 ऐसे इंटरनेशनल फ्रंट पे डायनामिक्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है या बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां से ले नहीं पा रहा है। हमारे जो रिजल्ट्स आए अभी Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 के, ये मिक्स्ड आए हैं। आईटी और बैंक्स ने अच्छा किया है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, स्पेशली केमिकल्स या फार्मा या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आया है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इस वक्त। तो मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा जो तेजी के लिए ट्रिगर चाहिए था, वो ट्रिगर इस वक्त जनरेट नहीं हो पा रहा है। और बजट हो सकता था, बट इंटरनेशनल कारणों के कारण वो थोड़ा सा दब गया है, क्योंकि फाइनेंशियल जो जो अपने एफआईआईज होते हैं वो रिलेंटलेस सेलिंग कर रहे हैं पिछले 6 महीने से लगातार। तो जहां डीआईआईज और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, वहां एफआईआईज ने इतनी ज्यादा सेलिंग करी है कि वो एक तरह से बैलेंस आउट हो गया है, और हमें वो रैली देखने को नहीं मिली जो एक अच्छे बजट के बाद देखी जा सकती थी। बिल्कुल। तो आपका कोई अनुमान है मोहित जी की क्यों एफआईआई निकल रहे हैं और वो कौन से मार्केट में जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में भी गिरावट है, अमेरिका में तो जान ही रहे हैं, वो अमेरिका बैक, ऐसा नहीं है कि अमेरिका वापस जाके निवेश कर रहे हो अगर वो एफआईआई अमेरिका के मान लिया जाए उनको तो। और दूसरी बात, देखिए, बजट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बजट में तो सब कुछ पॉजिटिव ही है कि बजट में भी कुछ नेगेटिव आपको लग रहा है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, एफआईआईज जो हैं वो सिंगापुर से भी, सिंगापुर और हांगकांग बेस्ड एफआईआईज हैं, उनकी भी मार्केट चैटर्स हैं कि इंडिया का मार्केट में थोड़ा सा आउटफ्लो किया है। एंड आई एम प्रिटी श्योर यूएस के एफआईआईज ने भी किया होगा। इसका कारण ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही पैसा निकल रहा है, ये पैसा थोड़ा सा एक हॉट मनी कहलाया जाता है, जो कि जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल्स रिवाइज होती हैं, जब एक इजी मनी से हम इंटरेस्ट रेट हाइक की रिजीम पे जाने की कोशिश करते हैं, जैसे भी 0% इंटरेस्ट रेट है ग्लोबली ऑलमोस्ट, तो वहां से चीजें चेंज होना चालू अब हो रही हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेस कर दिया 2 बार। ईसीबी जो है, यूरोपियन कमर्शियल बैंक, उसने भी थोड़ा सा स्टांस अपना चेंज करके हॉकिश किया है। मतलब वो भी अब धीरे धीरे करके जो इजी मनी कंडीशन है वो डाइल्यूट करेंगे। और बैंक ऑफ जो जो यूएस का फेड है, उसने तो क्लियर इंडिकेशन दे ही दिए हैं अभी तक तो, कि हम लोग मार्च तक तो क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म कर देंगे और रेट साइकिल बढ़ाना चालू कर देंगे। और इस साल मिनिमम 3 से 4 रेट हाइक्स की मार्केट प्रोबेबिलिटी तय हो चुकी है। तो जब भी ऐसे सिनेरियो बनते हैं, तब हमारे यहाँ से पैसा बाहर जाता है और कहाँ बॉन्ड्स जाता में। है? लोग ये जानना चाहते हैं कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है? देखिए, थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग होता है। आपको जब पता है कि पैसा थोड़ा सा मार्केट से बाहर हिल सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ के बॉन्ड्स की तरफ डाइवर्ट हो सकता है, या कुछ ऐसी इकोनॉमीज के तरफ डाइवर्ट हो सकता है जहां पे सिनेरियोस थोड़े से अपने से बेटर ग्रोथ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग की टेंडेंसी बन जाती है। और आप ये देखिए, हम लोग सिंगल साइड बहुत तेज बढ़े हैं। 7500 से लेकर 18,600 तक हम गए थे, राइट। तो एक मार्केट को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई टू बुक प्रॉफिट्स, बट ये एक शॉर्ट टर्म और एक नी जर्क रिएक्शन है, इसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है इस रिएक्शन की। मार्केट तेज ही रहेगा, बट ये चीज जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो इस वक्त मॉडरेट और रियलिस्टिक करनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्केट्स और शेयर्स अभी चीप नहीं है। एक्सपेंसिव जोन में कुछ हैं जो उनसे तो दूर रहे, बट एकदम चीप इस वक्त अच्छे स्टॉक्स तो नहीं है। तो जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है वो पिछले साल जैसे हम डबल हो गए थे ऑलमोस्ट, अगर थोड़े से साल का गैप में बढ़ा लो थोड़े महीनों तक, तो अब वो एक्सपेक्टेशंस हमें थोड़ी अपनी रिमूव करनी पड़ेगी कि यहाँ से मार्केट 50%, 70% हो सकता है चल भी जाए, बट प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है। हमें एक 15 से 20%
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लेके इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म। तो बजट अब नॉन इवेंट है क्या आपकी नजर में? जी बिल्कुल नहीं, बजट का आप असर जो है वो देखेंगे। आप देखेंगे कितनी ज्यादा पीएलआई स्कीम्स पे पिछले 1 साल में 1.5 साल में काम हुआ है। हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल्स हो, ऑटो एंसिलरी हो, सब इंडस्ट्रीज को, सेक्टर्स को सरकार ने सपोर्ट देने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं। इनमें बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, टेंडर्स निकलते हैं, ऑक्शनिंग होती है, काम चालू होता है, फिर टारगेट्स मीट होते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। बट जैसे आप कुछ एग्जांपल अगर ले लें कि जो जो नेशनल हाईवेज है 25,000 किलोमीटर करना है, जल से नल पे की घोषणा करी है, वहां पे शायद इफ आई कैन से 60,000 करोड़ उस जल पहुंचाने में, हर घर जल पहुंचाने में सरकार स्पेंड। तो ये सब जो एक्सपेंडिचर है इट विल टेक सम टाइम, बट इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। एकदम शॉर्ट टर्म या मायोपिक दृष्टिकोण से इस बजट को नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। हाँ, कुछ मिसेज हैं, कुछ सेक्टर्स थे जो मांग कर रहे थे। ऑटो सेक्टर है जो जीएसटी रिड्यूस करने की मांग कर रहा था ताकि अफोर्ड बढ़े, उस पर कुछ नहीं हुआ। एलटीसीजी का रेट ये मार्केट थोड़ा सा एंटिसिपेट करा था कम करेगा, उस पर कुछ नहीं हुआ। जीएसटी के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसलिए जो जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे स्लैब्स में थोड़े से चेंजेस आएंगे टू गिव देम रिलीफ, वो नहीं हुआ। तो कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, बट आई थिंक जो 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 चीजें अच्छी बोली गई हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो प्रयास किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छे हैं। देयर विल ऑलवेज बिल्कुल। बी हिट्स एंड मिसेस। यस। संदीप जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप जी आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, आपके अनुसार क्या बजट नॉन इवेंट हो गया है? और आप जो फिर भी, लेकिन हमारे जो सबसे युवा पैनलिस्ट ऑन द फेस वैल्यू अगर हम जाएं तो सबसे युवा पैनलिस्ट हैं हमारे मोहित जी, तो काफी पॉजिटिव है। 15-20% की ग्रोथ फिर भी देख रहे हैं साल में। 15-20% की ग्रोथ आपको भी नजर आ रही है क्या जितेंद्र जी? देखो, बजट का जो मार्केट पे इम्पैक्ट होता है ना, बहुत शॉर्ट टर्म होता है। बजट एक रोड मैप होता है कि क्या हो रहा है, उसको आगे कैसे, उन सब चीजों को आगे कैसे लेके जाना है। तो शॉर्ट टर्म बजट क्या होगा? 2 दिन का होगा। शॉर्ट टर्म कहाँ रहा है? ये तो 2 दिन का ही रहा। मार्केट के हाँ, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट बजट का, ऐसा हम नहीं मानते कि पूरे साल बजट को देख करके ही मार्केट चलने वाला है। 15 दिन चल रहा है, 2 हफ्ता भी नहीं चला सर, ये तो 2 दिन चला। हाँ हाँ, तो एक्चुअली क्या है, बजट बजट की जो हाइलाइट्स है ना, बजट को हम अब केवल क्या, पहले क्या होता था, बजट से सारी चीजें डिसाइड होती थी कि टैक्सेशन की रेट्स क्या होंगी, जो कलेक्शन आने वाला है उसका सोशल एक्सपेंडिचर में कितना जा रहा है, और इन सब चीजों का मार्केट के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, बजट को हम, बजट की जो लाइंस होती है ना, बजट में क्या स्पीच की जो लाइंस होती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सब्सिडी किस सेक्टर को ज्यादा अलोकेट हो रही है, पीएलआई स्कीम्स के लिए क्या नए सेक्टर्स आ रहे हैं, या ड्यूटीज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उन सब चीजों को देख करके क्या है, सेक्टर्स के ऊपर फर्क पड़ता है। वो सेक्टर्स को धीरे धीरे उन सब चीजों को वो डिस्काउंट करता जाता है। तो मेरा यह मानना है कि बजट को, हमको हर साल बजट आता है तो उसको ये नहीं कंसीडर करना चाहिए कि बजट विल इम्पैक्ट एनी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मार्केट को बहुत ज्यादा कोई बजट इम्पैक्ट करता है। ये बजट को हमको ये मानना चाहिए कि जो चल रहा है उसके लिए एक रोड मैप होता है बजट के आगे, उसमें हम और क्या डिमांड्स हैं उनको जो पूरी कर सकते हैं। और फिस्कल डेफिसिट, बजट का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट का जो गवर्नमेंट टारगेट लेके चलती है, उसके ऊपर क्या है, हमारे गोरे जो है ना, वो एक ही लाइन पढ़ते हैं, फिस्कल डेफिसिट की लाइन पढ़ते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट की लाइन को देख करके वो ये डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी किधर जा रही है, गवर्नमेंट का फोकस किधर है। तो इस बार का जो बजट है उसको एक्चुअली काफी एक आलोचना भी मिल रही है, क्योंकि उसको कहा जा रहा है कि कंजर्वेटिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं ब्रॉडली रेवेन्यू साइड में। रेवेन्यू के जो टारगेट्स दिए हैं, टैक्सेशन के जो टारगेट्स दिए हैं, मेरा ये मानना है 15 से 20% एस्टिमेट्स कम करे हैं। और दूसरी तरफ डिसइन्वेस्टमेंट के भी जो टारगेट्स दिए हैं उसमें काफी चीजों को शामिल नहीं किया है। तो एक अभी जैसे मार्केट में जैसे ही बजट आया था तो बॉन्ड यील्ड में काफी गेन हो गया था, क्योंकि वो बोरोइंग का बहुत बड़ा फिगर निकल के आ रहा था बजट से। तो वो एक कंफ्यूजिंग है कि वो फिगर सही है या गलत है। अभी कल या परसों की न्यूज थी कि गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन करने वाली थी, तो वो ऑक्शन नहीं कर रही है, उसको डेफर कर दिया है या कैंसिल कर दिया है, वो देखने वाली चीज है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट को उतना पैसा बोरो करने की जरूरत पड़ेगी जितना उन्होंने बजट में बताया है। तो ये सारी चीज, अब क्या है कि हम अगर केवल बजट को ही देख करके मार्केट का डिसीजन लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। मोहित जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि
हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसे इन्होंने 15 या 20% का जो एनुअलाइज्ड ग्रोथ की बात करी है, हो सकता है डबल डिजिट ग्रोथ आए मार्केट में, लेकिन अब लास्ट 1 ईयर में 50-50, 60-60, 70-70% के रिटर्न बने हैं, या 2 साल में इतने अच्छे रिटर्न बने हैं, तो उनको देख करके अगर आगे चलेंगे तो हम बहुत मुश्किल है। मेरे को नहीं लगता कि हर साल ऐसे रिटर्न शेयर मार्केट्स में आते रहेंगे। और जहां तक गोरों के निकलने की बात आ रही है, एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, तो एफआईआईज तो देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, अगर फेड रेट हाइक करता है तो सारे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है, और वो क्या होता है कि वो पैसा जाकर के ट्रेजरी में जाके इन्वेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे उनको कुछ पैसा मिलता है। अभी तक तो 0% इंटरेस्ट रेट है, तो वहां पे उनको बहुत कुछ मिल नहीं रहा है, तो उनको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो थोड़ा सा मनी का फ्लो कम होगा, मनी का फ्लो कम होगा तो मार्केट्स टूटेंगे तो वो पैसा निकालते हैं और उसको सेफ इन्वेस्टमेंट में पार्क करते हैं। तो ये हमेशा ही होने वाला है। लास्ट टाइम जब इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही थी तो हमारे यहाँ इशू क्या था कि हमारे यहाँ इशू था डॉलर रिजर्व्स की पोजीशन हमारी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा गेन कर गया था, तो वो सब कंडीशंस इस बार नहीं है। इस बार नहीं लगता कि पैसा निकलने से बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, आप देख रहे हो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा इतना बढ़ता जा रहा है। आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा तो डीमेट अकाउंट हो गए हैं, तो जो आज से 3 साल पहले 2-2.5 लाख करोड़ डीमेट अकाउंट थे खाली। आप मंथली एसआईपी वैल्यू देख रहे हो, 12,000 करोड़ की मंथली एसआईपी वैल्यू आ रही है, तो ये सब पैसा उसको कंपनसेट करने वाला है जो एफआईआईज पैसे निकाल रहे हैं। और एफआईआईज ने कंटिन्यूअसली, जैसे मार्च 20 में जब मार्केट टूटा, फरवरी मार्च 20 में इतना पैसा निकाला और डोमेस्टिक ने पैसा इतनी अच्छी रेट पे इतने डाउन मार्केट में पैसा डाला, तो आज उनका पैसा 100%, 150% गेन कर गया। एफआईआई जो निकल गए, उनको मौका ही नहीं मिला पैसा लगाने का। तो अभी भी वही सिचुएशन होने वाली है। एफआईआई प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो निकल रहे हैं, तो वो वापस आएंगे जब उनको लगेगा कि इंडिया की इकोनॉमी सही साइड में चल रही है। और मेरे को नहीं लगता कि इकोनॉमिकली या माइक्रो मैक्रो इंडिया में कोई प्रॉब्लम है। अभी जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वो इस चीज को फेवर कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेटें ठीक है बढ़ रही है, और गौरव जी ने बताया 3 से 6 रेट हाइक होंगे। मेरे हिसाब से 4 से 7 या 4 से 6 के बीच में रेट हाइक होंगी फेड की। अभी मार्च में हो सकता है फेड एक रेट हाइक करे या 2 रेट हाइक करे एक साथ, और हम जरूरी नहीं है कि इंडिया उसको फॉलो करेगा। इंडिया में इतनी इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाली नहीं है। इंडिया ग्रोथ बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करेगा नहीं इंटरेस्ट रेट हाइक करने के मामले में। इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है नहीं कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी जो मार्केट टूटा है रिसेंटली, इतना डाउन हुआ है जो पिछले 2-3 दिन में, उसका रीजन ये था कि आरबीआई की मीटिंग शेड्यूल थी जो कल की बजाय आज से शेड्यूल है। उसमें कुछ चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। हाँ, बढ़ सकती है, उसमें रिवर्स रेपो रेट बढ़ने के चांसेस काफी हैं, मोर देन 90% चांसेस है कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी, और मार्केट ने डाउन होकर के उसको डिस्काउंट कर दिया है ऑलरेडी। तो रेपो रेट नहीं बढ़ेगी क्या कह रहे हैं? रेपो रेट नहीं बढ़ेगी? नहीं, मेरे को जहां तक लगता है कि अभी तो एक बार रिवर्स रेपो रेट ही बढ़ेगी। तो ये तो लॉन्ग टर्म विजन वाले लोग थे, तो लॉन्ग टर्म विजन वालों ने तो कहा कि मार्केट अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म विजन वाले भी लोग हैं जिनको डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं। संदीप जी हैं, मुकेश जी हैं। संदीप जी, आपको क्या लगता है डे टू डे ट्रेडिंग में क्या लग रहा है, अभी मार्केट कितने दिनों तक ऐसे रेड सिग्नल में रहेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा इवेंट था बजट, और सामने जब यूएस के फेड को सुनते हैं या ग्लोबल इवेंट्स को देखते हैं तो सर्टेनली उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमने देखा बजट के पहले भी, और बजट के पहले हम थोड़ा हल्का होके गए। बीच में दिसंबर का महीना था जब हमने 16,300-500 के लेवल्स भी देखे, जो कि 200 डेमा था मार्केट का, और उसके बाद एक बार 18,300 जाने के बाद वापस से नीचे आया मार्केट। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये 17,350 से लेकर 600 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अपने जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है मार्केट उसके नीचे आ गया है। फंडामेंटल रीजन सबने बताए, मैं रिपीटेटिव होऊंगा बट फिर भी मैं बता दूं। देखिए, जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो एक बड़ा रीजन है, क्रूड ऑयल एक बड़ा रीजन है, इंटरेस्ट रेट हाइक होनी ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं, भले वो यूएस में हो या इंडिया में हो। फिर बजट एक बड़ा इवेंट था, उसमें देखिए नो नेगेटिव वाज अ बिग पॉजिटिव, वो खत्म हो गया तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर रिजल्ट्स में भी देखिए मार्जिन्स पे प्रेशर है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में, तो मुझे लगता है कि वो भी एक रीजन है। तीसरी, पांचवी, छठी बात ये मान लीजिए
कि इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है वैसे, और काफी हद तक मुझे लगता है कि सब कुछ डिस्काउंटेड है, और वहां पे भी जो रिजल्ट्स में वॉलेटिलिटी है उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। जो यूएस में कभी कोई एक कंपनी का अच्छा था, कोई एक कंपनी का खराब आता, तो मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉशियस चलना चाहिए। सर्टेनली बाय ऑन डिक्लाइंस में मैं भी नहीं बोलूंगा, हर बार में अगर आपने आया हूं शो में तो मैंने तेजी की बात कही है, बट इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदमी, जो भी इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, उनको कॉशियस रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि 16,800-900 एक ऐसा रेंज है जिसको अगर तोड़ता है तो बहुत बड़ा भी एक फॉल आ सकता है 400-500 पॉइंट का। बाकी यूएस मार्केट्स में जो क्रैक्स आए थे वो बहुत बड़े बड़े थे, इंडियन मार्केट्स एक बड़े इवेंट के पहले थे तो शायद उस तरीके से रिएक्ट नहीं किए। सो आई एम अ बिट कॉशियस, बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। कई क्वालिटी रिजल्ट्स आए हैं, कई क्वालिटी स्टॉक्स है जिनके वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, वहां पे बिल्कुल नजरें बनाए रखें और उनको ये अपॉर्चुनिटी समझ के खरीदना चाहिए, बट फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो अभी आपको लग रहा है कि कुछ दिनों तक लगभग 1 हफ्ता या 2 हफ्ता मान लें कि मार्केट अभी रेड सिग्नल में रहेगा, रेड जोन में? नहीं, देखिए, मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं, क्लाइंट्स भी है, पूरे मार्केट को हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, मार्च 2020 के बाद से अब तक कंटिन्यूअस तेजी बनी है और इतनी लिक्विडिटी प्रिंट होकर मार्केट्स में इंजेक्ट हुई है। तो अब वो जब रोल बैक होने लगेगी, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो सर्टेनली रुकेगी। ये कोई इटर्नली तो मार्केट तेजी में नहीं रह सकता और कंसोलिडेशन होना जरूरी है नेक्स्ट बड़ी तेजी के लिए। और यहाँ पे जो वीकर हैंड्स है, जो नौसिखिए कई लोग मार्केट्स में घुसे थे, उन लोगों को तकलीफ होने वाली है। हमने तो देखा, मुकेश जी ने तो और भी मेरे से भी ज्यादा देखा मार्केट को। हम लोगों ने देखा किस तरीके से पिछले 20 साल 25 साल में कई बार ऐसे एपिसोड्स आते हैं, बट ये कोरोना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपैक्ट था, इसका एक अलग इफेक्ट था और इतनी लिक्विडिटी छपेगी ये उम्मीद नहीं थी। और यूएस में इस लिक्विडिटी का देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि आप एक तरफा इन्फ्लेशन आया, जो कि इंडियन या इमर्जिंग मार्केट्स में इतनी इन्फ्लेशन नहीं रहती है जो यूएस में। सो चिंता का विषय है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, क्रूड ऑयल है, ये सब होगा। इंडिया में भी अब सामने एक बड़ा इवेंट है, इलेक्शंस, इस हफ्ते में क्रेडिट पॉलिसी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल कॉशियस रहना चाहिए और लाइट रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपके अनुसार संदीप जी क्या 15-20% ग्रोथ है क्या, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, ग्रोथ तो मिलेगी इंडियन मार्केट्स में। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो 13 से 15% का रिटर्न कहीं नहीं जाएगा। जिस तरीके से एसआईपीज में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एफआईआईज चूंकि कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं, बट चूंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना पावर आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट्स अभी बैलेंस्ड है। बट एक तरफ ये सोचिए, जब यहाँ पे पैनिक मचेगी और जब रिटेल इन्वेस्टर, जो कि मैं वीकर हैंड्स मानता हूं, और वो जब म्यूचुअल फंड्स में रिडेम्पशन के लिए जाएंगे या वो अपनी पोजीशंस को लाइट करेंगे, तो उसका एक और भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ तो बनेगी। हो सकता है एक बार 3 महीना, 6 महीना, साल भर मार्केट्स में एक लल पीरियड या कंसोलिडेशन का फेज बना रहे, बट ओवरऑल मार्केट्स को तो ऊपर जाना ही है। निफ्टी हो या इंसान, हम तो बोलते हैं कि ऊपर ही जाना होता है। संदीप जी का फेवरेट मुहावरा है, जो भी हो ऊपर जाना है। चलिए, तो फिलहाल चर्चा वक्त है ब्रेक का, ब्रेक बाद लौटेंगे तो बात करेंगे। हमारे एडवाइजर्स पूरी एक पैनल बैठी है, उनसे जानेंगे कि कहाँ अगले पूरे साल में पैसे बन सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सी अगर कुछ आपके पास पोर्टफोलियो हो तो उनके बारे में भी पूछेंगे, और क्या क्या लेवल्स बाजार छू सकता है। कहीं मत जाइए, लौटते हैं, आगे चर्चा बहुत मजेदार होने वाली है। खबरों में हमेशा की तरह तेज, साथ में नए जमाने का भी क्रेज। सिटी पेजों की खबरें अधिक उपयोगिता ली, आकर्षक प्रस्तुति और फटाफट रीडिंग शैली, खबरों की संख्या भी ज्यादा, प्रिंट, टीवी और डिजिटल के साथ 360 डिग्री कवरेज। महिलाओं और युवाओं के लिए नए जमाने से जुड़ी उपयोगी सामग्री व विशेष कॉलम। पढ़ते रहिए राजस्थान पत्रिका।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन है। मुकेश जी, आपके अनुसार कंसोलिडेशन का पीरियड कब तक चलने वाला है? तो बाजार का कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। बाजार जो पिछले 3-4 दिनों से बाजार गिरा है वो ग्लोबल क्यूज की वजह से गिरा है। बाजार अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से और सरकार द्वारा नए बॉन्ड नहीं खरीदने की वजह से वहां पे लगातार बॉन्डों में और शेयर बाजार में बिकवाली चल रही है। तो दूसरा क्या है कि वहां पे जो घोषणा की सरकार ने नए बॉन्ड नहीं खरीदेंगे उसकी वजह से थोड़ी बाजार में गिरावट आई है। विदेशी निवेशकों महंगे बाजार से निकलकर जो आकर्षक बाजार है, जैसे जापान का मार्केट है, यूरोप का मार्केट है, चाइना का मार्केट है, तो वहां का बाजार आकर्षक है, तो वहां से पैसा निकालकर उन बाजारों में पैसा डाल रहे हैं। दूसरी बात है कि क्रूड ऑयल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $92 के करीब चल रहा है। उसके मेन रीजन तो वहां पे ये है कि एक तो ग्लोबल डिमांड बढ़ी है क्रूज की, दूसरा अपन कह सकते हैं जैसे रशिया और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उसकी वजह से एक अमेरिका में भी तूफान आया था, उसकी वजह से तो ग्लोबल डिमांड बढ़ने की वजह से उतनी सप्लाई नहीं है, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल में कीमतों बढ़ रही है। एक भारत में भी बॉन्ड यील्ड अभी करीब 7 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे जो निवेशक है उसमें एक फियर है कि यहाँ पे परसों जो क्रेडिट पॉलिसी आएगी उसमें ब्याज दर लगभग ये मान के चल रहे हैं कि बढ़ने की संभावना है। तो एक बाजार में वो फियर है, इसकी वजह से बाजार में एक बिकवाली चल रही है। अनुपम जी, आपका क्या कहना है? रिसर्च आपकी क्या कह रही है? स्वतंत्र जी, मैं एक तो वॉरेन बफेट से काफी ज्यादा प्रभावित हूँ या इन्फ्लुएंस्ड हूँ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ। शॉर्ट टर्म मेरा मानना है मेरे बस की नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इंडिया अगले 20, 25, 30 साल ग्रो करेगा। तो ये बजट तो हर साल आता है और कहीं ना कोई इलेक्शन आ रहा है, कभी बजट आ रहा है, कभी चाइना में कुछ हो गया, कभी यूएस और चाइना के बीच में कुछ हो गया। ये सब कहानियां चलती रहेंगी, कभी खत्म होंगी नहीं। और यही कारण है कि मार्केट को बहाना मिल जाता है ऊपर नीचे होने का, नहीं तो मार्केट और एफडी में फर्क क्या रह जाएगा। तो ये सब चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। मार्केट नीचे आया और खरीद लो, अच्छी बात है, क्योंकि पैसा चाहिए ही नहीं 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए। तो मेरे लिए जो आपने एक वर्ड बहुत सही यूज किया, मेरे हिसाब से बजट जो है वो नॉन इवेंट है। ना तो मैं इसके बेसिस पे कोई कंपनी चूज करता हूँ, ना इसके बेसिस पे कोई कंपनी बेचता हूँ, क्योंकि मैं उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करता जो सरकार के रहमो करम पे चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई या पावर माइनिंग हो गई या ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहां पे गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से ऊपर नीचे होना है, मैं उस इंडस्ट्री से दूर रहता हूँ। तो ऐसी इंडस्ट्री जो एवरग्रीन है, जो पता है वो फंडामेंटली साउंड है, उसी में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार जा रही है, कौन सा बजट आ रहा है, बजट में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। तो मेरा तो हमेशा से बजट को लेके कोई रुख रहता नहीं है ओवरऑल। आपने वॉरेन बफेट का नाम लिया। वॉरेन बफेट का कहना था कि जब लोग लालायित होते हैं बाजार में निवेश करने के लिए, तब निवेशक को, समझदार निवेशक को डरना चाहिए, और जब बाजार में डर लगता हो तो समझदार निवेशक को कूदना चाहिए। तो क्या कूदने के मौके हैं क्या ये? तो ये तो मैं कहूंगा, ये तो कोई बहुत बड़ा मौका भी नहीं है। 1000-1200 पॉइंट नीचे होता है तो इतनी बड़ी न्यूज बन जाती है। जब चढ़ता है 5000 पॉइंट 2-3 महीने में, तब इतनी बड़ी न्यूज नहीं बनती। तो ये थोड़ा एक हाइप है थोड़ा सा बाजार को लेके। जब नीचे आता है ज्यादा हाइप होता है, ऊपर जाता है तो इतना हाइप नहीं होता। तो ये तो डाउनफॉल अगर कहेंगे तो मार्च अप्रैल 2020 का था। अगर आए तो वैसा डाउनफॉल आए तो मजा आया कुछ पैसा लगाने में। इसमें पैसा लगाने में कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई और कोई 10-20% टूट गए शेयर, ऐसा नहीं हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के आपके कौन कौन से शेयर हैं? शॉर्ट टर्म के आपने हटा दीजिए और हमारे निवेशकों को, हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि आपके निवेश कौन से हैं, वहीं लगा दें पैसा। सर, ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये एक तो सवाल जो है ना बहुत खतरनाक है। प्रॉब्लम क्या है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक्स हो, अच्छी स्कीम या शेयर में घुसना इंपॉर्टेंट है, पर उससे राइट टाइम पे निकलना उतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 5 कंपनियों के नाम बता दूंगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे, मैं निकल जाऊंगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद उन किसी कंपनियों में से, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप उसमें कमाने वाले शेयर में लॉस करके निकलेंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन मिलना कि किस में इन्वेस्ट करना है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पर उसमें कितना प्रोपोर्शन इन्वेस्ट करना है और कब निकलना है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं अनुपम जी, आप अभी बता दीजिए कि कौन से में घुसना है, हम अपने फिर से बुला लेंगे, फिर से पूछ लेंगे कब निकलना है। अनुपम जी कह रहे थे सेक्टर पे, अनुपम जी कह रहे थे वो उन कंपनियों की तरफ देखते ही नहीं जो सरकार के रहमो पे है। हाँ, इसलिए उनसे पूछा था कि वो कौन सी कंपनी, कम से कम कुछ तो बाहर कर दें। स्वतंत्र जी, मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करती कोई भी कंपनी की इंडेक्स क्या चल रहा है, वो इंडिविजुअल कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी रिसर्च पे डिपेंड करती है। हम उसमें इंडेक्स नहीं देखते कि जिसे किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो वो कंपनी के खुद को देखना पड़ता है, वो कंपनी कैसी चल रही है और उसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं कंपनी में। तो वो इंडेक्स के ऊपर या प्राइस के ऊपर कोई उसका डिसीजन नहीं होता है कि आज लेना है या मार्केट टूटेगा तब लेना है।
तो वॉरेन बुफे भी यही कहते हैं कि वॉरेन बुफे का कहना यह है कि अगर जो चीज आप खरीदना चाह रहे हो वो खुद के ऊपर आजमा लो आप, कि वो आप उसका आप कितना समझते हो उसके बारे में। अगर आप उसको अच्छी तरह से समझते हो वही चीज ले हो। कोई दिखावा है उसको आप ले लोगे ना तो उसको समझ ही नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे तो आप उसमें लॉस खाओगे। तो मेरा कहने का मतलब और अनुपम जी का कहने का मतलब यही है कि जो चीज जो ले रहा है उसको खुद को समझ में आनी चाहिए कि वो क्या ले रहा है, और अगर उसके बस का नहीं है तो फिर उसको एनालिसिस के पास या एक अच्छे इन्वेस्टर एडवाइजर के पास जाना चाहिए और वो उसके हाथ में सौंप देना चाहिए, वो करेगा इन्वेस्ट। अगर आज अनुपम जी आपको स्टॉक बता देंगे और आप खरीद लोगे या कोई पब्लिक में कोई खरीद लेगा तो वो कब निकलना है, क्योंकि रातों रात चेंज होती रहती है, न्यूज भी चेंज होती रहती है। जरूरी नहीं है वो स्टॉक बढ़िया ही होगा, 3 साल में या 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दे देगा। उसको पूरा वॉच लिस्ट में रखना पड़ता है, उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। बस थोड़ा सा मैंने बीच में ये इंटरफेयर किया क्योंकि आप स्टॉक्स के नाम पूछ रहे थे। मतलब स्टॉक्स के नाम आप चाहते हैं कि जनता को पता ना चले, आप लोग मतलब सब लोग एक्सपर्ट लोग बैठे हैं और ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि आम आदमी को पता ना चले, वो आपके पास पूछने के लिए एडवाइस लेने के लिए जरूर आए और एडवाइस लेने के नाम पे आप फीस लें उससे। संदीप जी आप। मैं तो एक दिन में 5 आइडियाज दे देता हूँ, रोज देते ही हमारा काम वही है। और रुंगटा जी और अग्रवाल साहब दोनों एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज्यादा फोकस्ड है और थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन पे ज्यादा रहते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑप्शंस, फ्यूचर्स सब काम कर देते हैं और हम लोग मार्केट्स को देख के भी एंट्री को बढ़ाते हैं, वेटेजेस बढ़ाते हैं। एक्चुअली सब चीजें देखनी पड़ती है। ये एक मैं थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहूंगा और मैंने कई इस पे वेबिनार्स और मेरे कुछ क्लासेस तो नहीं देता बट मैंने ये चीज की है कि फंडामेंटल्स भी देखना चाहिए, टेक्निकल्स भी सीखिए, ऑप्शंस भी सीखिए, अपनी पोजीशन साइजिंग भी सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट भी सीखिए, फंड मैनेजमेंट भी सीखिए। ये सारी चीजें होती है तो आप सक्षम होंगे ट्रेडिंग में या पैसा बनाने में मार्केट्स में। सिर्फ एक चीज आए और दूसरी नहीं आए। कई बार ऐसा होता है मैं तो फंडामेंटल्स देखता हूँ, टेक्निकल्स बेकार है, टेक्निकल वाला बोलेगा फंडामेंटल बेकार है। ये परसेप्शन आप गूगल में डालेंगे तो मेरे नाम से आ जाएगी ब्लेंडिंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स विद ऑप्शंस। ये परसेप्शन चेंज कर दिया हमने और आज कई जो मीडिया पे चैनल्स पे जो लोग आते हैं सब लोग अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और टेक्निकली टाइम होने से रिटर्न्स ज्यादा फास्टर आ जाते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेने से ये होता है कि कई बार 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर खराब भी आ जाए बट बाद में नीचे भी जाता है तो डरना नहीं है। मैं मेरी तरफ से जो कोशिश करता हूं कि स्टॉक वही बताएंगे जहां पे अगर एक आदमी घुस भी जाए अभिमन्यु की तरह, वो अभिमन्यु नहीं बने, वहां पे वो रह जाए तो उसके बहुत बड़ा लॉस नहीं लगे। कई बार ऐसा कंसोलिडेशन और फिर भी अगर रहता है तो आप ट्विटर और ये सब हैंडल्स है जहां पे आप आइए, आप पूछिए, ओपनली हम लोग आंसर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरा फुल सर्कल होता है जो करना जरूरी है और वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और अब बाजार निवेशकों को जैसा कि जतन जी संकेत दे रहे हैं कि आपको समझ में ना आए तो निवेशकों के सलाहकार के पास जाएं, कोई जोखिम ना लें। अनुपम जी यही बोलना चाह रहे हैं, सब लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि अब बाजार बहुत खतरनाक मोड में है और जो है बाजार की डायरेक्शन बहुत क्लियर नहीं है, कंसोलिडेशन के मोड में है। एडवाइजर ही सब कुछ कर सकते हैं। मोहित जी किस तरह के पीएमएस आप अपना जो है ना एडवाइजर करने वाले हैं? आपके ओपन सीक्रेट कर दीजिए, ओपन सीक्रेट बता दीजिए आप। देखिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक ना होके सेक्टर और मार्केट कैप्स के थ्रू इस चीज को थोड़ा सा वो करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फर्क इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। जो भी एक पोर्टफोलियो बना रहा है या जो भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये जानना चाहिए कि डिफरेंट सिक्योरिटीज, डिफरेंट मार्केट कैप्स, डिफरेंट सेक्टर्स में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस और रिस्क भी डिफरेंट होते हैं। तो आप सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप या मिड कैप में या हाई वैल्यूएशन कंपनीज में ना लगाएं। आप अपने रिस्क एपेटाइट, पॉकेट साइज और विजन के हिसाब से इसको सबसे पहले तो सेग्रीगेट कर लें। सेकेंडली, इंडस्ट्रीज जो आपने कही, तो देखिए जहां तक इंडिया की बात है और हम लोग सिंस यहाँ के मार्केट से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, हमें दिख रहा है कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। एक ओपन सीक्रेट है पूरी दुनिया की कि हम वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स हैं। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ की जो आईटी कंपनीज हैं, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं, इन कंपनीज में अच्छी कंपनीज ढूंढे जहाँ पे एक्चुअल में ग्रोथ है, जहाँ पे हिस्टोरिकली हमें थोड़ा सा एक कन्विक्शन आता है अबाउट गुड एंड क्लीन मैनेजमेंट एंड जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हमें दिखती है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिखती है, जहाँ का फ्यूचर हमें समझ में आता है।
कि इन कंपनीज को उस डेवलपमेंट से बेटरमेंट हो सकता है, राइट। इसी तरह आईटी कंपनीज में भी हमारे ग्लोबल सॉफ्टवेयर्स दुनिया भर में हम लोगों ने उसमें अपना परचम लहराया है। तो हमारी जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें से कुछ चूज करें, कुछ उभरती हुई कंपनीज चूज करें, उनमें वैल्यूएशंस का खास ध्यान रखें, क्योंकि उनमें वैल्यूएशंस थोड़े से आपको चक्कर आने वाले वैल्यूएशंस दिखेंगे। इसी तरह हमें डिफरेंट सेक्टर्स जो है, स्पेसिफिकली ये 2-3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और एक थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट आप उसमें ट्रेडिंग करके खुद ही का ओन गोल करके ना बैठ जाए। मोहित जी, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ग्रो है, जरोदा है, जो कि आपको जीरो कॉस्ट पे इन्वेस्ट करने के जो ना मौके देते हैं, और उनके हवाले छोड़ दिया जाए अपने आप को, कि या फिर आप लोगों के पास आया जाए या खुद एडवाइस खुद लिया जाए। आप उस दिशा में कुछ कहना चाहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि लार्ज कैप, मीडियम, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो इनका भी कोई अंतर समझा सके दर्शकों को हमारे, कि इसमें बेसिकली जो आगे आने वाला दौर है उसमें सबसे अधिक कौन सा सबसे अधिक आकर्षक क्या होने वाला है? मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, कौन सा होने वाला है? ओके देखिए, पहले जो सवाल आपका है कि ग्रो ऐप और जीरोधा और जितने भी एडवाइजरीज या टेक्निकल एडवाइजरीज हैं, आप देखिए ये एक बहुत ही क्लाइंट स्पेसिफिक है, इन्वेस्टर स्पेसिफिक चीज है। अगर आप मार्केट समझते हैं, अगर आप उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में बिलीव करते हैं, आपको अगर प्रॉफिटेबल रख रहा है, तो आप एक वहां पे थोड़ा पैसा डाल के शुरुआत कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसा लग रहा है। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा है मन में कि मुझे नहीं समझ में आता है सब, या मैं नहीं कर पाता है सब, तो आप एक एडवाइजर के पास, एक मैनेजर के पास चले जाइए, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको समझा सके। उसके बाद आप एक बेटर पोजीशन में होंगे जज करने के लिए। अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कंपनीज को, सेक्टर्स को समझें कि ये सेक्टर क्या चीज है, किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, कौन से मेन प्लेयर्स हैं, कंपनी के बारे में समझिए, कंपनी कौन है, क्या करती है, इसका फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, मैनेजमेंट क्या है। अगर आपके पास ये समय है और ये एक्सपर्टीज डेवलप करने की इच्छा है, तब तो आप खुद से भी चालू करिए और हेल्प लेते रहिए। आजकल तो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज्यादा लोग भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैं इस चीज के लिए नहीं हूं, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं नहीं इस चीज के लिए सूटेबल हूं, तो आप एक एडवाइजर के पास जाएं। तो नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप बेसिकली इंडिया की ब्लू चिप्स या एक टॉप 100 कंपनीज में बोलूंगा, जिनका मार्केट कैप यूजुअली 30,000 40,000 करोड़ या उसके ऊपर होता है। इसमें रिलायंस, एक्सिस, एसजीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस, सारे बड़े नाम आ जाते हैं, जो निफ्टी 50 का पार्ट है। रादर निफ्टी जो 100 है, निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50, जो टॉप 100 कंपनीज बनती है इंडिया की, वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। ये मैं आपको एमफी के हिसाब से कैटेगराइजेशन के बाद से बता रहा हूँ। उसके बाद 101वीं से लेकर 250वीं कंपनी तक मिड कैप में आती है, जो कि लार्ज कैप के जस्ट नीचे वाली कंपनी है। टू बी लार्ज कैप हम इन्हें बोल सकते हैं, या जो उभरती हुई कंपनीज हैं, बट एक साइजेबल उभर चुकी है, साइजेबल गेन ले चुकी है। और उनके जस्ट नीचे हम आएंगे 291 से लेकर फिर तो पूरा ही आप नीचे 500 तक, तो स्मॉल कैप से ही, उसके बाद भी नीचे स्मॉल कैप ही चलती जाती है, फिर वो माइक्रो कैप्स, एसएमईज वगैरह भी चलती चली जाती है। ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। अब इसका हमारे रिटर्न्स पे कैसे फर्क पड़ता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। इन सारे कैटेगरीज में यूजुअली रिस्क डिफरेंट है, रिटर्न्स भी डिफरेंट है। लार्ज कैप बहुत बड़ा मार्केट कैप लेके बैठी है, वो बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स में बटी हुई है, इसलिए उनमें मार्केट जब बढ़ता है तो बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आता यूजुअली, कुछ कंपनीज एक्सेप्शन है। और जब मार्केट टूटता भी है तो बहुत ज्यादा उनमें इतना ज्यादा वो टूटती नहीं है, राइट। उसका कारण ये है कि उनके शेयर्स बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, मार्केट कैप बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और उनमें डीआईआईज और एफआईआईस की होल्डिंग यूजुअली ज्यादा होती है, जो कि पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग यूजुअली नहीं करती। नाउ इफ यू कम टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये कंपनीज में वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, इनके जो फ्री फ्लोट होता है या जो जनता के पास अवेलेबल शेयर्स होते हैं वो कम होते हैं वर्सेस लार्ज कैप। तो इन कंपनीज में रिस्क ज्यादा रहता है गिरते हुए मार्केट में। ये बढ़ती भी तेज है, गिरती भी तेज है, यूजुअली हाई बीटा कंपनीज होती है ये। इसलिए इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले आप समझ लीजिए इन कंपनीज का मार्केट कैप, वॉल्यूम कितना है और वैल्यूएशन स्पेसिफिकली कितने हैं। आप गलत समय पे गलत स्टॉक को बहुत हाई प्राइस पे अगर करेंगे तो वहां पे हाथ जलाने के आसार थोड़े प्रोबेबिलिटी ज्यादा। आगे आने वाले समय में मिड कैप होने वाले हैं अच्छे, स्मॉल कैप होने वाले हैं अच्छे, या लार्ज कैप अच्छे होने वाले हैं, ऐसा कुछ आपका अनुभव है? देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी लार्ज कैप हो गई है तो वो बहुत अच्छी है, या स्मॉल कैप है तो बहुत तेज रिटर्न दे देगी। यहाँ पे आपको कंपनी पे नैरो डाउन करना पड़ेगा।
एक मैंने ब्रॉडर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से मार्केट समझाने की कोशिश करी थी, बट आपको कंपनी सिलेक्शन के टाइम पे उस कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कंपनी क्या करती है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, कितना प्रॉफिट वो अर्न करती है, कैश फ्लो क्या है, उसका मैनेजमेंट कितना क्लीन है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, उसके बाद उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, भले ही वो लार्ज की हो, मिड की हो, स्मॉल की हो, बट समझ के इन्वेस्ट करें अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गलती करने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब जो स्प्लिट जो आप पूछना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी एज पे, रिस्क प्रोफाइल पे और कैपेसिटी पे। अगर एक बहुत यंगर इन्वेस्टर है, वो यूजुअली स्मॉल कैप, मिड कैप में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लग सकता है बजाय लार्ज कैप के। अगर थोड़े से मैच्योरिटी पे अपन जाएंगे तो मे बी 50-30-20 या 50-25-25 का स्प्लिट एक हो सकता है। और एक थोड़े सीनियर पर्सन जो कम अगर रिस्क लेना चाहेंगे और जिनका इन्वेस्टमेंट्स अदर एसेट क्लासेस जैसे एफडीज या इन कैश भी रहता है, वो थोड़ा सा लार्ज कैप या थोड़ा सेफर चलना चाहेंगे, उनका लार्ज कैप का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, कैपेसिटी क्या है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज क्या है। संदीप जी, तो बट अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, ये मैं लास्ट में एक बार जरूर समराइज करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक होइए, सेक्टर स्पेसिफिक होइए, तो आपको अक्रॉस तीनों कैटेगरी में कुछ ना कुछ अच्छा मिलता चला जाएगा। उसका एक आप समझदारी से बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें बहुत ग्रोथ आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है स्टेबिलिटी के साथ। संदीप जी, राकेश झुंझुनवाला ने एक बार कहा था कि लोग सोचते हैं कि आजकल इस तरह से ट्रेंड बन गया है कि थोड़ा बहुत सेंस है, थोड़ा बहुत इक्विटी में निवेश कर लो, पैसा कमा लो, लेकिन ये हमेशा फुल टाइम जॉब होता है, शॉर्ट टर्म जॉब है नहीं। मतलब निवेश का काम एक लॉन्ग, मतलब फुल टाइम जॉब है। तो आप क्या कहेंगे कि जैसा कि मोहित जी बोल रहे हैं कि आपको खुद ना करके एडवाइजर के पास जाएं, क्योंकि समझने का हर आदमी समझ नहीं सकता है सारी चीजें। बिल्कुल जाना चाहिए एडवाइजर्स के पास ही, मैं यही कहूंगा। देखिए जैसे कि जितेंद्र जी है, काफी एचएनआई को कैटर करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जितना मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की नॉलेज है। अनुपम जी है, मोहित जी पीएमएस बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग ब्रोकिंग करते हैं, मुकेश जी और हम सब लोग अपने अपने रोल में हम लोग एडवाइजर्स हैं और इंटरमीडियरीज है, और सब लोग कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को या जो भी आते हैं उनको हम लोग एडवाइस करते हैं। देखिए डायरेक्ट ब्रोकिंग में जो भी आएगा, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर खाली लार्ज कैप्स में कर रहे हैं तो कई बार वो नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट भी होता है। आपको इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी लेना ले लीजिए, कोई बात नहीं है। बट जहां आपको मिड कैप, स्मॉल कैप पे आना है तो आपको थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिएगी। और उससे भी ज्यादा बेहतर तो यही रहता है कि ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स आजकल इतने बढ़िया टूल्स है, आप आइए अच्छे एडवाइजर के पास जाए और आप अपना स्टार्ट कीजिए। उसमें भी आजकल लोग बाग डायरेक्टली भी जाने लग गए। वो लोग आजकल एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाके वो डायरेक्टली जाते हैं। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि वो भी काम मत कीजिए आप, क्योंकि जब गलत समय आता है, जैसे कोरोना का समय आया तो लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी को बंद करवाया, तो उस टाइम पे आपको एक छोटा कमीशन देके अगर हैंड होल्डिंग करने वाला कोई एजेंट मिलता है, कोई इंटरमीडियरी मिलता है, तो उस चीज को नहीं खोना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि कोई भी काम करें आप, पहले जैसे शादियां करते थे तो घर में ही कोई रिश्तेदार होता था, वो टेंट हाउस वाले को लाके कर देता था, हलवाई को साथ बैठ के खाना बना देता था, मगर अब इवेंट मैनेजर आता। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी या तो पढ़ाई कीजिए और समझिए और उसके बाद कीजिए, बट इट इज बेटर टू गो टू द एडवाइजर्स। नहीं, सही बात है। लेकिन संदीप, जिस तरह से जो ना ये सिलेक्ट करना मुश्किल होता है कि कौन सी आपकी फंड स्कीम ठीक है, कौन सा सेक्टर ठीक है, कौन सा स्टॉक ठीक है, उस तरह से ये भी मुश्किल होता है कि कौन सा एडवाइजर ठीक है। एडवाइजर सिलेक्ट करना भी तो बहुत मुश्किल है। नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा आपका है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये कहीं ना कहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो आदमी को खुद की रिसर्च और कॉमन सेंस तो लगानी पड़ती है। फिर रेफरेंस होता है, आपके कई समझदार रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो बताएंगे। वो लोग का अगर हर आदमी के एक साला होता है, एक जीजा होता है, एक साडू होता है, ससुर होता है, तो आप पूछिए ना एक दूसरे से। और ऐसा तो है नहीं कि अगर उन्होंने किसी के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो आप जाइए उनके पास। सो रेफरेंसेस मिलना चाहिए और पूछ के कीजिए। आजकल बेस्ट पार्ट क्या है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप उनकी कुछ मीडिया प्रेजेंस भी होती है, कुछ उनके बारे में ओपिनियन या कमेंट्स, या उनसे लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स मांग लीजिए और उनके क्लाइंट से बात करके देख लीजिए। बेस्ट तरीका तो ये है। मैं सोच रहा था कि आप कहेंगे पत्रिका टीवी देखिए, पत्रिका टीवी पे जो है ना देख के समझिए, आपने ये नहीं तो मैंने बोल दिया ना, मैंने प्रेजेंस वर्ड डाल दिया। मैंने उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है या ऑफलाइन प्रेजेंस है, या कई बार वो लोग दिखते भी हैं, कई क्लब्स के मेंबर्स होते हैं, सब होते हैं, हर तरीके का प्रेजेंस होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप समझा दीजिए हमें कि आगे क्या लेवल होने वाले हैं, किस सेक्टर में होने वाले हैं। थोड़ा सा जो 15-20% की ग्रोथ तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, अगर इस साल हो जाती है तो, अगर 71-72 तक हो जाता है सेंसर तो ये तो काफी अच्छा ग्रोथ है। संदीप जी, मुझे सेक्टर्स जो अच्छे लग रहे हैं, देखिए मैं इस बार जो बजट को सुना और
ओवरऑल जो समझ में आता है सरकार का जो विजन है, मुझे इस बजट में जो एक चीज अच्छी लगी, डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा एक फोकस है। तो मुझे लगता है कि ये जो इन्फोसिस, टीसीएस टाइप की जो कंपनियां हैं जो अभी तक बाहर की रेवेन्यूज पे डिपेंडेंट थी, उनको अब इंडिया में भी खूब काम मिलेगा। जैसे ई पासपोर्ट्स की बात कर रहे हैं या फिर हम ई करेंसी की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें एक तरफ दिखाती है कि सरकार डिजिटाइजेशन के ऊपर या फाइनेंशियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है इंडिया के अंदर। दूसरा मुझे लगता है इंफ्रा के ऊपर जो पुश है, जो आज इतना बड़ा एक कैपेक्स को बढ़ाया, तो मुझे लगता है कि रोड वाली कंपनियां, रेलवेज वाली कंपनियां, जो इंफ्रा वाली कंपनियां, ये बहुत बढ़िया करेंगी। कुछ एक मुझे एमएसएमईज के ऊपर भी लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है एमएसएमईज को लेकर, क्योंकि इस कोरोना काल में काफी हद तक जो अनऑर्गेनाइज्ड, अनलिस्टेड या छोटी एमएसएमईज है उन पे बहुत इंपैक्ट पड़ा। और एक एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फोकस्ड है, एमएसपीज के ऊपर बड़ा बजट, फिर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर मैट का एक प्रावधान था उसको चेंज किया, तो ऐसा, और ड्रोन टेक्नोलॉजी ये लोग यूज करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे बहुत फोकस होने वाला है। एंड ऑटो के ऊपर, ऑटो में भी इस बजट में बहुत कुछ था, तो ओवरऑल हर सेक्टर को छुआ गया है। एंड मुझे ऐसा लगता है इथेनॉल, ईवी, ऑटो सेक्टर, बैटरीज वाली, फिर आपके डिजिटलाइजेशन थीम, फाइनेंशियलाइजेशन थीम, इन सब के ऊपर फोकस है और ये सब ग्रोथ को पुश देंगी। और इंफ्रा, रोड्स, ये जो कंपनियां हैं कैपेक्स वाली कंपनियां, ये जबरदस्त करेंगी। ग्लोबल इंडाइसेस का जो मामला था उस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा, संदीप जी। किसके ऊपर? ग्लोबल इंडाइसेस में भारत को बॉन्ड डालना, उसमें शामिल करने की बात थी। ठीक है, देखिए ये सब चीजें, हर चीजें बजट में तो बात होती नहीं है। और आजकल क्या बजट एक तरीके से जितना बड़ा इवेंट कुछ सालों पहले होता था, अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन वहां से हट गई और कई पॉलिसी अनाउंसमेंट बीच में आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं रहता है। बजट में देखना होता है कि कोई नया टाइप का डायरेक्ट टैक्सेशन रिलेटेड या फिर कोई बड़ा एक पॉलिसी एक बनाने वाले हैं, उसको अनाउंस करना, ये सब पे लोगों की नजरें रहती है। फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े पे नजरें बनी हुई रहती है। सो ठीक है, इसके ऊपर भी आएगा, हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी में आ जाए या आगे कोई दूसरे अनाउंसमेंट्स में आ जाए। जी जितेंद्र जी, आपके अनुसार कौन से सेक्टर होने वाले हैं? लेवल नहीं बताया आपने, संदीप जी लेवल नहीं बताया आपने। सबसे बड़ा तो आपका सरप्राइज वही होने वाला है। नहीं, लेवल किसका? निफ्टी के लेवल की बात कर रहे हो आप? निफ्टी, हाँ निफ्टी। नहीं, निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीने से 12 महीने तक, मतलब मुझे नहीं लगता कि 18,000 को बहुत आराम से क्रॉस कर लेगा। और नीचे की तरफ हो सकता है कि ये अगर 16,700, 800 जो सपोर्ट है, क्योंकि देखिए टेक्निकली अब देखना जरूरी है। तो जब आप लेवल्स की बात करते हैं, फंडामेंटली तो हम वेरी बुलिश, आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, जो पैसे ही कम पड़ेंगे हर समय हम तो खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। बट टेक्निकली अगर आप बात करें तो 200 डेमा जो है वो 16,800, 900 का जो लेवल है वो बहुत नजदीक है। लास्ट टाइम भी वहां छुआ था और इस बार वापस से छू के अगर नीचे जाता है, क्योंकि डाउ जोन्स ने बजट के पहले ये चीज दिखा दी थी और बिना रेस्पेक्ट किए 200 डेमा को डाउ जोन्स बहुत आराम से तोड़ा, तो उस चीज से मैं डरा हुआ हूं। तो मैं यही कहूंगा कि ऊपर का लेवल अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता नहीं, 18,600 क्रॉस करना थोड़ा लंबा हो जाएगा ड्रीम अप, और हो सकता है कि 6 महीना, साल भर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ा सा रिजल्ट्स और क्रूड ऑयल नीचे आए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हो, ये सारे बढ़त हो जाए, सब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब तो उसके बाद कुछ होगा। बट फिर भी यही कहूंगा कि स्टे इन्वेस्टेड, स्टे लाइट, अननेसेसरी एक्सुबरेंस और जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो खत्म हो गए मार्केट में। और बहुत ज्यादा अब जो पहले स्टॉप लॉस बिना ट्रेड कर रहे थे या कोई भी स्टॉक ले रहे थे वो चल रहा था, अब वैसा होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा रिसर्च जो मोहित जी कह रहे थे, जो बहुत जिनमें समझ है, जिनमें पकड़ है, वो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रही है। अब समय एक्चुअल रिसर्च का आ गया। बिल्कुल जितेंद्र जी, एडवाइजर का जमाना आ गया है अब तो, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एडवाइजर का जमाना अभी नहीं आ गया, एडवाइजर का जमाना शुरू से है। और ये मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है ना, वो एडवाइजर को और पावरफुल बना देती है, क्योंकि मार्केट अगर वन साइडेड चलेगा ना तो एडवाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या तो डाउन साइड में या अप साइड में। एडवाइजर की जरूरत ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को की वजह से बहुत ज्यादा है।
क्योंकि एडवाइजरी एक है जो हाथ पकड़ के इन्वेस्टर का रखता है जब मार्केट टूटता है तो, और मार्केट तेज होता है तो एडवाइजर को समझाता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, या फिर वो ये कहता है कि यहाँ नहीं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एडवाइजर रिस्क को भी कम करता है और रिटर्न को भी बढ़ाता है, दोनों साइडों में काम करता है एडवाइजर। जरूरी नहीं है कि एडवाइजर एक साइड में ही काम करता है, वो दोनों साइडों में काम करता है। तो एडवाइजर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। आपने मेरे से पहले एक क्वेश्चन किया था सेक्टर्स का, तो सेक्टर्स में मैं संदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सेक्टर्स में मेरा जो फर्स्ट सेक्टर है वो बैंकिंग है, बैंकिंग स्पेशली पीएसयू, लार्ज बैंकिंग और प्राइवेट बैंकिंग, क्योंकि वहां पे कोरोना से पहले की सिचुएशन और कोरोना की बाद की सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज है। और ये जो बजट में जो कैपेक्स का प्लान है या डिजिटल इंडिया का प्लान है या ग्रीन एनर्जी का प्लान है, इतनी सारी ड्यूटीज में कट है और इतनी ट्रांसपेरेंसी जो आ रही है डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीजों का फायदा मिलने वाला है बैंकिंग सेक्टर को। तो लार्ज पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आगे। और उसके बाद नंबर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जितनी भी पावर की कंपनी है, पावर इंफ्रा की कंपनी है, वो बहुत अच्छा काम करने वाली है। और रोड, रेलवे, इनसे रिलेटेड जो एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा करने वाली हैं। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काफी फोकस्ड है। ग्रीन एनर्जी में एथेनॉल भी आ जाता है और सोलर और आपका ये सारी विंड और ये सारी एनर्जीज भी आ जाती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, चाइना प्लस इंडिया वाली जो बात चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई, आप देख रहे हो पिछले 2-2.5 साल में केमिकल की कंपनीज में कितना बड़ा चेंज आ गया है। कोई 10-10 गुना, 20-20 गुना भाव हो गए हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटीज। मतलब गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इतना फेवरेबल बना दिया है केमिकल कंपनीज के लिए, तो आगे भी ये ऑटो एंसिलरी, ऑटो से रिलेटेड कंपनीज है, इन सबको भी काफी फायदा होने वाला है। अभी ड्यूटीज में जो इंपोर्ट ड्यूटी में और इन सब में जो चेंजेस हुए हैं बजट में, इन सब चीजों का फायदा मिलने वाला है। तो मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी काफी स्कोप है कंपनीज का। और जो कोरोना से पहले जो वन साइडेड इंडेक्स में जो मार्केट चला था, और वहां पे हम जैसे लोग जो रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़े से बैकफुट पे रहे पिछले दो साल। आई थिंक 2018 एंड से लेकर 2020 बिगनिंग तक। तो वो पहली बार ऐसा कुछ हुआ था मेरे तो 15-17 साल के टाइम में मैंने से देखा। तो आने वाला टाइम है रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट का, और इस साल भी हो सकता है मार्केट डबल डिजिट इंडेक्स वाइज रिटर्न नहीं दे। जो संदीप जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हो सकता है डबल डिजिट इंडेक्स वाइज रिटर्न नहीं दे, लेकिन एक साल में अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो 50% से ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है। डिपेंड करता है आप कैसा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं या आप स्टॉक की बात कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड में भी सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। म्यूचुअल फंड के सेक्टर्स, और आपने सही चूज किया है तो वो चीजें परफॉर्म करेंगी। आपका कहना है कि वैल्यू फंड या थीमेटिक फंड? हाँ, वैल्यू फंड्स परफॉर्म करेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा डाइवर्जेंट है। तो अब ये जमाना नहीं है कि हमने एक डाइवर्सिफाइड नॉर्मल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पे क्या है कि बेंचमार्क से ऊपर के रिटर्न जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर हम पैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे टाइम पे जब वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो ऐसे टाइम पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बेटर, आई थिंक बेटर परफॉर्म करेंगे। जहां तक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊं, मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट लास्ट 11 ईयर्स में 38% की CAGR ग्रोथ है। लास्ट 1 ईयर की 215% की ग्रोथ है। तो ये सब रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो हाँ, आपके अनुसार लेवल, आप लेवल बताना चाहेंगे सेंसेक्स का या इंडेक्स 2 लाख भी होगा, 5 लाख भी होगा? अरे नहीं, आप तो 1 साल की बताओ। अगर 1 साल की, 1 साल के नहीं, मैं 3 साल के भी टारगेट नहीं दे सकता आपको। मैं 5 साल के टारगेट फिर भी दे सकता हूँ आपको। 5 साल से पहले इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर कोई इन्वेस्टर आता है, चाहे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर आए और चाहे डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, अगर उसका 5 साल का ओरिजिन नहीं है तो आई डोंट थिंक उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। चल 5 साल का ओरिजिन तो ठीक है, लेकिन 5 साल में कितना, वो तो बताओ। 5 साल में कितने % की उम्मीद करेगा? 10%, 15%, 20%, 25%? 5 साल में यहाँ से डबल तो हो जाएगा।
5 साल में डबल तो जो और भी जगह हो जाएगा, तो फिर इसमें आने की क्या जरूरत है? कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा और जगह, कोई भी जगह नहीं है, कोई भी एसेट क्लास ऐसी नहीं है जहां 5 साल में डबल हो जाएगा। नहीं, इतना इजीली तो नहीं होगा स्वतंत्र जी, और कोई दूसरा एसेट क्लास ऐसा दिखता नहीं है। कोई भी एसेट क्लास नहीं है ऐसा। रियल एस्टेट हो सकता, तो रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए होती है और हर जगह वो भी नहीं होगा। 8 to 10% से ज्यादा रियल एस्टेट वहां पे इनलिक्विडिटी है साथ में। मुकेश जी संक्षेप में, बल्कि हमारा समय बहुत कम बचा है, आपके अनुसार क्या लेवल है 1 साल के बाद, अगले बजट तक क्या लेवल होंगे? देखो, बाजार में क्या फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बनी हुई है। बाजार में जो शॉर्ट टर्म पैनिक आता है ग्लोबल क्यूज की वजह से, किसी वजह से, तो इसमें पैनिक नहीं होके बाजार में कोई मतलब बिकवाली नहीं करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते ही बाजार में निवेश करना चाहिए। जहां तक इंडेक्स की बात है, अभी पिछले दिनों में लार्ज कैपों में बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। पिछले जो 7-8-10 दिनों में लार्ज कैप जो HDFC, इन्फोसिस, जिस तरह की HDFC बैंक, इनमें जोर से गिरावट आई है। अब क्रेडिट पॉलिसी परसों आने के बाद, ब्याज दर बढ़ जाने के बाद, ये सारी चीज बाजार कैश कर चुका है कि ब्याज दर भी बढ़ेगी, क्रेडिट पॉलिसी भी आएगी, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगी, अमेरिका में फेड की रेट भी बढ़ेगी। सब चीजों को कैश करने के बाद बाजार में कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, और इंडेक्स ये करीब 17,500 के आजू बाजू 17,500 से 18,000 के आसपास घूमता रहेगा। बाजार में कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली नहीं है। ओके, आपका मतलब कि साल के अंत तक 18,000 ही रहेगा? हाँ, 17,500, 18,000, 17,000 से 18,000 के बीच में बाजार घूमता रहेगा। चलिए अनुपम जी, आप अपने फंड का डिस्क्लोज कर दीजिए, आप सीक्रेट लेके बैठे हुए हैं आप तब से। आप जो ब्रेक के पहले बोल रहे थे ना कि कोई एडवाइजर बताना नहीं चाहता कि कौन से स्टॉक्स हैं, सर आप वही है। अब इन्वेस्टर क्या है कि इन्वेस्टर को बता दो कौन से स्टॉक्स हैं, फिर उसमें लॉस कर जाएंगे तो गाली पड़ती है कि ये लॉस कर गए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का विजन है नहीं, और कब एग्जिट करना है वो भी नहीं पता, और नहीं पता हो तो ये कि भाई आप बता नहीं रहे। तो क्या है, ये इसको मैं लूज एडवाइजरी बोलता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि स्टॉक्स का नाम बता दो, अगर मैं बता दूं तो वो मेरी गलती है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गलत कर रहा हूँ सामने वाले के साथ। तो दूसरी बात, एक और पॉइंट है इसमें, वो बस जो कि आपने कहा कि एडवाइजर इसलिए नहीं बताता कि उसको तो पैसे कमाने अपने, वो ठीक है, वो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट मेरे केस में एटलीस्ट वो भी सही नहीं है, क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो सर्विस है वो मैंने करीब 6 महीने पहले उसको डोनेशन बेस्ड कर दिया है। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अक्षय पात्र फाउंडेशन, ग्रामीण फाउंडेशन, संपर्क फाउंडेशन में किसी एक को चूज करिए, उनकी वेबसाइट का लिंक है, वहां पे डोनेट करिए और आपकी सर्विस चालू। तो मेरे लिए तो खैर मेरे लिए वो इंसेंटिव भी नहीं है कि आप मेरे को आगे कोई फीस देंगे तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप डोनेशन करेंगे आपको एडवाइस मिल जाएगी। देखिए, अभी तक जो है जितेंद्र जी ने और हमारे संदीप जी ने जो सेक्टर बताए हैं वो काफी कुछ सरकार के रहमो करम पे भी है। उसमें जो है ना बजट में जो दिया गया है वो भी है, रेलवे भी है, आपका सॉवरेन ग्रीन फंड भी है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सरकार के रहमो करम से दूर रहना है। तो आपके सेक्टर कौन से हैं वो बताएं। सर मैं तो एग्जांपल देता हूँ सेक्टर के बारे में। मेरा जो व्यू है, मैं ये पहली चीज मैं ये देखता हूँ कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना, सबसे पहला स्टेप, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि जो सेक्टर हाईली रेगुलेटेड है, जहां पे सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है कंपनी के मार्जिन पे, या कंपनी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ भी रिलेटेड है, तो वहां पे सरकार का बजट छोड़िए, कोई भी अनाउंसमेंट आएगा वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है फार्मर्स को लेके, और होना भी चाहिए, राइट। तो कोई भी सेक्टर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मैं ये नहीं कह रहा वहां पे कंपनीज ग्रोथ नहीं देंगी, पर वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब आप फंडामेंटल स्टडी कर भी लेंगे तो भी एक छोटा सा अनाउंसमेंट आया, स्टडी खराब हो जाएगी सारी, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से दूर हो गए, पावर सेक्टर हटा दीजिए, माइनिंग हटा दीजिए, इवन टेलीकॉम सेक्टर, ये AGR ड्यूज हमने देख लिया इश्यूज है, और आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री देखिए टेलीकॉम की, सेक्टर ग्रो किया है। आप देखिए 20 साल पहले कितने लोगों के पास मोबाइल था, आज कितने लोगों के पास है, आज हम कितना खर्चा कर रहे हैं मोबाइल पे, 20 साल पहले कितना कर रहे थे। सेक्टर ग्रो किया है, पर कंपनी बर्बाद हुई है, बैंकरप्ट हुई है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट के बारे में क्या राय है आपकी? सर वही, अब दूसरा पॉइंट सेक्टर के अंदर, एक तो वो हटा दिया सेक्टर जिसमें नहीं करना सरकार की नीतियों की वजह से, रेगुलेशन की वजह से। दूसरा, अगर कोई सेक्टर अच्छा कर रहा है या किसी सेक्टर में सरकार कह रही है हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया चाहे कोई भी सेक्टर हो गया, उसमें आप फिर कंपटीशन देखिए। एक सेक्टर के अंदर कोई 1 या 2 या 3 कंपनियां नहीं है, 50 कंपनियां बैठी हुई हैं, तो वो कंपटीशन के चक्कर में एज अ कंज्यूमर आई माइट बेनिफिट कि भाई मेरे को एक अच्छा ऑफर मिल गया या अच्छी सर्विस मिल गई, अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, पर एज एन इन्वेस्टर मैं देखूंगा तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में कंपनीज के मार्जिन खत्म हो जाते हैं। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए जो सेक्टर अच्छा कर रहा है, पर कंपटीशन के चक्कर में कंपनी अच्छा नहीं कर रही। एग्जांपल मैंने एक दे दिया आपको, टेलीकॉम, आप दूसरा ले लीजिए एयरलाइन,
इसमें रेगुलेशन के इश्यूज भी है, कंपटीशन भी है। आप ले लीजिए एजुकेशन सेक्टर बहुत ग्रो किया है पर कंपनी से परफॉर्म नहीं किया। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ले लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए एज अ कंज्यूमर अच्छा है पर एज एन इन्वेस्टर अच्छा नहीं है, राइट। तो सेक्टर्स किसमें नहीं करना है पहले तो वो देखना है, और एक बार आपने वो सेक्टर्स हटा दिए जिनमें नहीं करना इन्वेस्टमेंट, उसके बाद मैं सेक्टर एग्नोस्टिक हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सा सेक्टर है, फिर मैं कंपनी को देखता हूँ। तो मैं ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करूंगा जिसमें शायद सेक्टर का आउटलुक उतना अच्छा नहीं है। जी अनुपम जी, लेवल क्या होंगे अगले 1 साल में, लेवल क्या होंगे? लेवल क्या होंगे सर, वो जितेंद्र जी ने कहा, मेरा जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। मुझे नहीं पता अगले 1 साल 2 साल 3 साल में क्या होना है, मुझे पता है 5 साल में मार्केट ऊपर जा रहा है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कमा के निकलता हूँ, आगे भी निकलूंगा। चलिए, तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने देखा कि शेयर बाजार को काफी अच्छे कंसोलिडेशन के दौर में है। तो छोटे निवेशक हैं वो थोड़ा समझ कर रहे और सावधानी का समय है, एडवाइजरी का समय है, और स्टॉक स्पेसिफिक हो, सेक्टर स्पेसिफिक हो, ना कि पूरे मार्केट को लेकर एक जो एक तरह का कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा वाला हालत अब नहीं है। तो अब बाजार में काफी समझने के देना। आप सभी लोग चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए बात करिए। नमस्कार। नमस्कार।